आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 हम लोगों का पेपर 2 का ये अध्याय 1 है। पेपर 2 का क्या है, ये अध्याय 1 है और अध्याय 1 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पेपर 1 इसका बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट पूरा बना हुआ है, पूरा अच्छा तरह से कोर्स कंप्लीट हो गया है पेपर 1 का, उसको भी देख सकते हैं इसी चैनल से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये आज अंतिम है, अंतिम क्लास है ये अध्याय 1 का। ये अंतिम क्लास है, आज अध्याय 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए शुरू से ही थोड़ा सा शुरू में क्या क्या पढ़े थे वो सब एक साथ ही थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और बता देंगे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही था कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। आता यही है कि कारण आपको लिखना होता है कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, ये सब आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो वही मुख्य रूप से आज वही पढ़ लेंगे कि रोमन साम्राज्य का पतन के कारण क्या थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ ये बहुत अच्छा से हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अब समझिए रोमनगर के बारे में बताए थे। पहले एक पहाड़ी पर था और एक पहाड़ी से कितना पहाड़ियों पर हुआ, बाकी 6 पहाड़ियों पर हुआ और कुल मिलाकर 7 पहाड़ी पर हो गया ना। पहले एक पहाड़ी पर था, उसके बाद और 6 को पहाड़ी पर, तो कुल कितना 6 एक 7 पहाड़ियों पर, इसलिए 7 पहाड़ियों का नगर इसे कहा जाने लगा। और ये रोम, शुरू में उसको रोम नहीं कहा जाता था, बस ऐसे ही लोग बसे हुए थे, उसका नाम नहीं रखा गया था। और वहां के जो लोग भाषा बोलते थे वो लैटिन, देखिए वो लैटिन भाषा जो था उनका, वहां पर बोली जाने वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी, लैटिन भाषा में बात करते थे। लैटिन भाषा वहां पर प्रचलित थी, कहां पर, रोमनगर में। अब रोमनगर की स्थापना किसने किया, रोमनगर की स्थापना रेमुलस और रीमस ने किया। नाम ऐसे रेमुलस के नाम पर आता है, रेमुलस के नाम पर रोमनगर की क्या कर दी गई स्थापना 753 ईसा पूर्व में। कब, 753 ईसा पूर्व में जब रेमुलस राजा बना उस समय रोमनगर की इसने क्या, उसका नाम बस रख दिया। स्थापना का मतलब एक नगर नहीं बसा दिया, उसी नगर का नाम रख दिया। ठीक है, राजा हम है, हमारा नाम रेमुलस है, इसलिए इस नगर का नाम रहेगा रोम। क्या रख दिया, इस नगर का नाम रहेगा रोम। कब, 753 ईसा पूर्व की बात है। ये जो और किस नदी के किनारे बसा हुआ था, टाइबर नदी। कौन सा, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। और रोमन साम्राज्य के शासन प्रणाली, ये रेमुलस के बाद अन्य और कितने राजा आए, और 5-6 राजा आए जो इसी की तरह ठीक ठाक राज्य काज चलाते थे, ठीक ठाक। अंतिम वाला जो राजा था, अंतिम वाला राजा बहुत अत्याचारी हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, राजतंत्र से वापस गणतंत्र हो गया। और गणतंत्र में क्या हुआ, गणतंत्र में भी राजा तनाशाह होने लगे, जिसके कारण साम्राज्य युग प्रारंभ हो गया। अब साम्राज्य, अगर इससे पहले वाला भाग अगर देखेंगे ना तो उसमें सब कुछ है। और एक बच्चा पूछ रहा था कि रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ, ये हमको डेट बताइए, यानी कि तारीख बताइए। तारीख पूछ रहा है, तारीख बताइए। देखिए रोमन साम्राज्य के पतन का कोई अस्थायी तारीख नहीं है कि आज सब रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। पतन का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे वो साम्राज्य नष्ट होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाए थे ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। ये नहीं कि आज के आज नष्ट हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य आज कैसे नष्ट हो जाएगा, उसको नष्ट होने में बहुत साल लगते हैं। जितना बड़ा साम्राज्य है उतना धीरे धीरे वो क्या होगा, नष्ट होगा। अब नष्ट कैसे, उसके राजा कमजोर होने लगेंगे, उसके सैनिक तंत्र कमजोर होने लगेगा, धन की कमी पड़ जाएगी, जनता विरोध कर देगी, ये सब होगा और धीरे धीरे वो साम्राज्य टूटेगा। ये नहीं कि बड़ा साम्राज्य एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। तो देखिए ये हम बताए थे कि यहाँ तक तो इसका साम्राज्य की युग चला। और 1400 ईस्वी के आसपास में, 1453 या 52 ईस्वी के आसपास तक ये जो साम्राज्य था वो चला। समझ लीजिए इतना तक पहुंच गया था। 1400 ईस्वी तक हल्का फुल्का एकदम नाम था इसका, 1400 ईस्वी तक एकदम। उसके बाद इसके खत्म हो गया, समझ लीजिए। रोमन, देखिए रोमन साम्राज्य, ये नहीं कि 1453 ईस्वी तक वहां पर रोम में रोमन साम्राज्य था, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है कि सारे चारों तरफ रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इतना ईस्वी तक वो मतलब कहीं कहीं ऐसे छोटे छोटे जगहों में बस था, बस, और सिर्फ नाम के लिए बचा हुआ था। इसके बाद साफा एकदम खत्म हो गया। तो ये डेट नहीं मान सकते कि नहीं इतना तारीख को ही खत्म हुआ था, ऐसा बात नहीं है। ये धीरे धीरे यहाँ से 476 ईस्वी से ये नष्ट होना शुरू हो गया और धीरे 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 कर ये क्या हुआ, नष्ट हो गया। समझ में आ गया। तो ये आप तारीख नहीं पूछेंगे कि आखिर किस तारीख को रोमन साम्राज्य जो नष्ट हुआ, यहाँ सब नष्ट होना चालू हो गया। अब क्यों नष्ट हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर नष्ट क्यों हुआ,
इतना बड़ा साम्राज्य, इतना कुशल योद्धा, कुशल सैनिक, धन की कमी है ही नहीं, कृषि, व्यापार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नदी भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है मौजूद है, फिर भी ऐसा क्या है? और उसके बाद सीनेट भी था, ये सब इतना मौजूद था। तो बताइए इतना मौजूद होने के बाद भी ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो नष्ट हो गया? तो चलिए वही कारण देखते हैं, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। मुख्य रूप से इस चैप्टर का मुख्य जो अंग है यही है, ध्यान समझिएगा। रोमन साम्राज्य का जो पतन का कारण है, कारण में पूछा जाता है। सबसे पहला में रोमन सम्राट का विलासी जीवन। विलासी मतलब समझते हैं क्या होता है? रोमन साम्राज्य का विलासी जीवन सबसे पहला। रोमन साम्राज्य के जो सम्राट था वो अब युद्ध न लड़कर अब क्या कर रहा था? देख रहे इतना धन हो गया, इतना हमारा साम्राज्य विस्तार हो गया, अब युद्ध लड़कर क्या करेंगे? वो अपना जीवन विलासिता यानी सुख सुविधाओं में बिताने लगा। अब महल बनवाने लगा, नया नया महल बनवाने लगा, नए नए सामग्रियों का उपयोग करने लगा, और विदेश में जो जो भी अच्छी वस्तुएं मिलती है उन सभी वस्तुओं का उपयोग करने लगा। जैसे अभी अच्छी अच्छी, मान लीजिए जैसे इस समय अच्छी अच्छी गाड़ियां है, अच्छे अच्छे कपड़े है, अच्छे अच्छे मोबाइल फोन है, अच्छे लैपटॉप, अच्छे अच्छे मतलब सब कुछ है। वैसे उस समय भी ऐसा बात नहीं कि लैपटॉप था, मोबाइल था, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन उपभोग के बहुत सारे साधन मौजूद थे। बहुत कुछ ऐसा था जैसे महल, नया महल बनवाना, बाहर की जो वस्तुएं, खाने पीने वाली चीज अपने देश में मंगाना। तो बाहर की जो भी वस्तुएं मंगाएंगे तो इधर से आपको देना पड़ेगा मुद्रा ना, तो सोना चांदी देना पड़ेगा ना, तो इधर सोना चांदी जाने लगा अब दूसरे देश में। जो भी उपयोग की राजा के वस्तु, देखिए राजा ही सिर्फ विलासी नहीं होते थे, उसके आसपास के जितने भी लोग थे, चाहे मंत्री हो गए, सेनापति, सबका विलासी जीवन हो गया, और सब बाहर पैसा भेजवाने लगे। कहां पर? दूसरे देशों में, और दूसरे देशों से सामान मंगाने लगे, जिसके कारण इनके पास अब धन की कमी पड़ने लगी। और एक बात, युद्ध से पूरा ध्यान इनका हट गया, और युद्ध से ध्यान हटने के कारण इस सबका इनका ध्यान कहां पर लग गया? अपने विलासी जीवन पर। लेकिन साम्राज्य को पैसा की जरूरत होता है, तो पैसा की जरूरत क्यों होता है? सैनिकों के लिए और हथियार खरीदने के लिए। ये सारा पैसा सैनिक और हथियार वाला दूसरे देश में जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? इनके सैनिक और हथियार खरीदना कम होने लगा, और तो ये भी एक पतन के कारण है, कम होने लगा, और राजा एकदम विलासी जीवन जीने लगे। इनका सब ध्यान साम्राज्य विस्तार से बिल्कुल हट गया, सब कुछ खत्म है यहाँ पर। मतलब राजा धीरे धीरे विलासी होने लगा, और उसके बाद जो राजा आता था सब वैसे ही होता था, सब वही कैटेगरी का होता था। अब एक राजा विलासी हो गया तो सब देख रहा है कि हमारे आने वाले पहले राजा बहुत मौज किए हैं, तो हम क्या करेंगे? हम भी मौजे न करेंगे। आगे आने वाला बस ऐसे ही कर रहा था। आगे कृषकों की दयनीय स्थिति, यानी कृषि की दयनीय स्थिति हो गई। अब कृषकों की दयनीय स्थिति कैसे हो गई? जब राजा अपने सामान का उपयोग कर रहे हैं, राजा अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कृषकों की हालत कैसे खराब हो गया? सबसे बड़ा कारण ये है, कृषि का हालत इसलिए खराब हो गया कि आपको पहले ही बताया कि जो भी दूसरे साम्राज्य को जीतते थे, दूसरे साम्राज्य को, तो वहां से क्या पकड़ कर लाते थे? मान लीजिए कोई भी, ये रोमन साम्राज्य किसी और साम्राज्य पर आक्रमण किया, मान लीजिए इस साम्राज्य पर, और यहाँ को जीत लिया, रोमन साम्राज्य के जो भी राजा जीत लिए, तो यहाँ से लोगों को पकड़ कर लेके जाते थे ना, दास का काम करवाने के लिए। तो उन दासों को काम करवाने के लिए लेके जाते थे, किस कार्य के लिए? कृषि में किसी को लगा देते थे, किसी को भवन निर्माण में, किसी को कुछ में अलग अलग चीजों में लगाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब न राजा युद्ध लड़ रहे थे, न दास आ रहे थे, और दास नहीं आ रहे थे, तो कृषि की स्थिति क्या हो गई? मजदूर मिल ही नहीं रहे थे, और ये काम कर रहे थे। एकदम विलासी जीवन जीने के कारण राजा नए नए महल बनवा रहे थे, नए नए महल बनवा रहे थे, जिसके कारण, और इनके संबंधी महल बनवा, जिसके कारण जरूरत तो पड़ेगा ना काम करने वाले मजदूरों की, और बाहर से युद्ध कर नहीं रहे, बाहर से आप दासों को लेकर आएंगे। जब दास नहीं लेकर आएंगे तो किसको लेकर जा रहे थे? कृषकों को खींच खींच कर लेकर जा रहे थे। जितने भी कृषक मजदूर कृषि में लगे हुए हैं ना, सबको खींच कर लेकर जा रहे हैं। समझिए, इधर मान लीजिए कुछ भी फसल है, मान लीजिए कुछ भी फसल है, जैसे अब उदाहरण के लिए धान है या गेहूं है, धान या गेहूं का अंतिम समय आया हुआ है, धान और गेहूं का अंतिम समय आया हुआ है, और वो अंतिम एकदम फसल, अब वहां से खेतों से फसल की कटाई करने का समय आया हुआ है। अब मजदूर पहुंचे कटाई करने के लिए फसल, और मजदूरों को वहीं से घींच कर कहां पर लेकर चले गए? भवन बनाने के। लो, अब फसल कौन वहां से काटेगा? फसल नहीं काटेंगे तो कुछ दिन में अपने में नष्ट हो जाता है। अब गेहूं नहीं, और गेहूं तैयार हो गया है, और गेहूं की कटाई नहीं होगी तो गेहूं क्या हो जाएगा? वहीं पे गिर नहीं जाएगा, बारिश हो जाता है उसके बाद। और कुछ दिनों के अंदर अगर गेहूं ना काटा गया तो बारिश हो जाता है, वहीं पर खत्म हो जाएगा, वहीं पर खेत में ही खत्म हो जाएगा। तो यही सब करते थे। क्या करते? कृषकों को पकड़ पकड़ कर लेकर जाते थे महल बनवाने के लिए। बताइए, यहाँ पर हालत खराब है, खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और इधर से क्या कर रही है? कृषकों को नए नए महल बनवाने के लिए
और लगे हाथ। राजा का तो महल बनता ही था, साथ में इसके जितने भी सगे संबंधी थे वो भी अपना अपना महल बनवा रहे थे। और बस क्या कर रहे थे, कृषकों को खींच खींच कर लेकर, दास तो मिल नहीं रहे थे। दास कैसे मिलेंगे, दूसरे देश पर आक्रमण कीजिएगा, उसको जीतिएगा तब ना वहां से खींच कर लेकर आइएगा। अब दास नहीं मिल रहे थे, क्या कर रहे थे, अपने देश के कृषक जो थे, मजदूर जो थे, फसल की कटाई करने के समय आ गया है और इनको खींच खींच कर कहां पर लेके जा रहे हैं, काम करवाने के लिए। तो कृषकों की स्थिति और खराब हो गई। और एक बात, जो महल बनवाने के लिए इनके पास अब धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, तो कृषकों पर टैक्स लगाने लगे और ज्यादा टैक्स लगाने लगे कि तुमको इतना टैक्स देना है। बताइए, इसकी फसल की कटाई नहीं हो पाई है, इसको बोल रहे टैक्स दीजिए। आप बोल रहे हैं कि इसको, किसको, कृषकों को टैक्स दो। अब बताइए, इनको मजदूर नहीं मिल रहा है काम करवाने के लिए, और राजा को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो और इनकी हालत क्या होने लगी, धीरे धीरे खराब होने लगी हालत। आगे, रोमन साम्राज्य का सैनिक तंत्रवाद। सैनिक तंत्रवाद का मतलब ये, राजा विलासी जीवन जीने लगे, नए नए महल बनवाने के चक्कर में लगे कि नया नया महल बनना चाहिए, और सैनिकों से पूरा ध्यान राजा का क्या हुआ, हट गया, और सैनिक अपनी मनमानी करने लगे। सैनिक क्या करने लगे, राज्य में जाते तो कुछ भी करने लगते थे, किसी को भी तोड़ फोड़ देते थे, दुकान तोड़ दिए, किसी का फसल नष्ट कर दिए, कुछ भी। सैनिकों का बात ना मानने पर कुछ भी करते थे, समझ लीजिए, अपना मन मर्जी चलाते थे सैनिक, किसी से भी कुछ भी कर दिया। अब देखिए और एक बात समझिए, राजा के पास सूचना कौन पहुंचाएगा कि ये सब हो रहा है, राजा के ध्यान रहेगा तब ना, राजा के ध्यान ही नहीं है तो कौन सूचना पहुंचाएगा कि सैनिक देखिए तबाही मचा रहे हैं राज्य में। सैनिकों का बात। और एक बात, इस समय जैसा फोन तो है नहीं, या टेलीविजन तो है नहीं, सोशल मीडिया तो है नहीं, सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि राजा को अरे तो यहाँ पर ये सैनिक ऐसे पीट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उस सब भी पता नहीं चल पाता था। और सैनिकों का सैनिक तंत्रवाद बहुत खतरनाक था, कुछ भी कर देते थे, समझ लीजिए, अपने जनता के साथ साथ इनको क्रूरता करते करते ऐसा हो गया था, दूसरे देश पर आक्रमण करते थे तो वहां से लोगों को जैसे खींच कर क्रूरता से लेकर आते, तो वैसे ही अपने देश के लोगों के साथ करने लगे, ध्यान रखिएगा। और एक बात समझिए, कोई भी, एक उदाहरण भी आप लोगों को समझाते हैं, कोई भी अगर बदमाश लड़का रहता है, जैसे जिस तरह बाहर बदमाशी करता है, बाहर लड़ाई झगड़ा करता है, गाली वाली देता है बाहर, वैसे ही उसका आदत बना रहेगा तो घर के लोगों पर भी क्या करने लगता है, गाली देने लगता है, बदमाशी करने लगता है, घर पर भी, अगर उसको ध्यान न दिया गया तो। ठीक वैसे ही रोमन जो साम्राज्य के सैनिक थे, बाहर तो क्रूरता करते ही थे, अब मौका मिला तो अपने जगह भी, अपने राज्य में भी क्या करने लगे, क्रूरता। ध्यान रखिएगा, इन लोगों के अंदर से क्रूरता खत्म थोड़ा हुआ था, बाहर कर रहे, वैसे ही क्या करने लगे ये लोग, अपने ही साम्राज्य के अंदर क्रूरता क्या करने लगे। तो यही था रोमन साम्राज्य का सैनिकवाद तंत्र। रोमन साम्राज्य के पतन में, विनाश में ये सब भागीदार है, राजा के आसपास वाले लोग कृषि की हालत खराब कर रहे हैं। और हाँ, कृषि की हालत खराब करने से एक और बात हुआ, इनकी जो मुद्रा है, मुद्रा कमजोर पड़ने लगी, व्यापार भी कमजोर पड़ने लगा, जिसके कारण इनकी सारी मुद्राएं विदेश में जाने लगी। जो महंगी महंगी धातुएं तो विदेश में जाने लगी, और सस्ती धातुओं को ढलवाना पड़ा सिक्कों के रूप में, सस्ता धातु को क्या करना पड़ा, सिक्का इनको चलाना पड़ा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के आंतरिक तौर पर कमजोर होने लगा। आंतरिक तौर पर कमजोर होने का मतलब ये हुआ कि रोमन साम्राज्य आंतरिक तौर पर कमजोर होने लगा, क्योंकि यहाँ पर धन की कमी होने लगी, सैनिकों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता था, उनको अच्छा हथियार नहीं मिल पाता था, और सेनापति और राजा जो युद्ध की रणनीति बनाते थे, जिनके अंदर ये सब होता था, उनका ध्यान अपने भोग विलास पर लगने लगा, और साम्राज्य के उत्कर्ष से हटकर साम्राज्य विनाश की ओर जाने लगा, क्योंकि राजा का ध्यान साम्राज्य पर नहीं था, और राजा भी कमजोर होने लगे। राजा के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं बच गई कि वो दूसरे साम्राज्य पर हमला करे और लड़ाई करे और साम्राज्य को दूसरा जीत ले। तो ये आंतरिक तौर पर कमजोर, और धन के मामले में भी कमजोर होने लगा था, और कृषकों की स्थिति खराब होने लगी थी। ये सब इसमें रोमन साम्राज्य। और एक और लिखना है तो लिख सकते हैं कि योग्य शासकों की कमी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि योग्य शासकों की कमी होने लगी, और शासकों के अंदर उत्साह की कमी, राजा के कार्यों की उत्साह की कमी होने लगी, और वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते थे, और कर्तव्य को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो था वो भोग विलास पर लगा हुआ था और अपने आंतरिक सुखों पर लगा हुआ था, जिसके कारण जनता परेशान थी। और रोमन साम्राज्य का पतन का यही कुछ प्रमुख कारण थे। तो रोमन साम्राज्य का पतन खत्म हो गया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।